Dear students, I am from Vidyasagar coaching classes. Will teach you the chemistry section of science from 10th CBSE. So, in your syllabus, you have to study 5 units. Out of that, we will start from 5th unit, that is periodic classification of elements. Don't get confused. Why I am starting from the 5th unit? Because until you understand what is element, how it is classified, what are the different classification of elements, what are the different properties that vary from left to right and from top to bottom, all these will be studied under this unit. All these will be studied in this unit, and when you will understand all these one, you can easily understand the rest of the 4 units. So, let us start from the first point, that is classification of elements. So, before moving towards syllabus, we must know what is an element. Element is the fundamental unit of matter. एलिमेंट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब क्या, हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? एलिमेंट्स से। इसीलिए हमने बोला है एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। जैसे कि अगर हम हमारे बॉडी का एग्जांपल लेते हैं तो हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. For example, our bones are made up of calcium, our blood is having iron, zinc. You just see the multivitamin supplement given by the doctors. You can understand so many elements are already present in our body. हमारे बॉडी में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ओके, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट्स थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं. क्यों प्रोवाइड करते होंगे? क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में परसेंटेज प्रॉपर नहीं रहता एलिमेंट्स का, तब तक हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती. सो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे हमने क्या देखा? एलिमेंट्स मतलब क्या. उसके बाद में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट मतलब क्या. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन मीन्स, यू कैन सी हियर, द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स into different groups on the basis of the similar properties. On the basis of their similar properties, it's called as a classification of elements. जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं उनको एक ग्रुप में प्लेस करना, उसी को हमने बोला है क्लासिफिकेशन. उसके बाद में आपको क्वेश्चन अराइज होता होगा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है. एक सिंपल एग्जांपल लीजिए. अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, सपोज़ आप मेडिकल शॉप में गए और मेडिकल में जाकर आपने पूछा कि हमें एक पैरासीटामॉल दीजिए, तो विद इन अ सेकंड वो बराबर जाकर उसी केस में से पैरासीटामॉल निकालता है और आपको देता है. क्या वो कंफ्यूज होता है? नहीं. क्या वो इधर उधर ढूंढता है कहाँ रखे हैं? नहीं. ऐसा क्यों कर पाता है वो? क्योंकि उसने सबसे पहले जब उसके मेडिकल शॉप में जब मेडिसिन्स लाए तो सबसे पहले उसने प्रॉपरली उसको क्लासीफाई कैसे करना, इस तरह से प्लानिंग किया होगा. शायद अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना सोचा होगा, या फिर टैबलेट्स अलग, सिरप्स अलग, कुछ ऐसा अरेंजमेंट उसने किया होगा कि सो दैट उसके लिए जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन को वो इजीली फेस कर सके, है ना. तो उसके ईज़ ऑफ वर्क, उसका काम इजी हो सके, इसलिए उसने वो सारा क्लासिफिकेशन किया था. जिस तरह से उस शॉपकीपर ने उसका काम इजी करने के लिए
क्लासिफिकेशन करके अरेंजमेंट किया है, उसी तरह से एलिमेंट्स को हम इजीली समझ पाए, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली समझ पाए, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है. सो हियर यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप मेक्स स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ईजियर. इससे क्या होता है, हमारी स्टडी जो है वो ईजी हो जाती है. सो कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं. उसमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स. ठीक है. सो दिस इज एन ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाई देयर इज नीड टू प्रॉपर वे से उन्होंने उसको अरेंज किया है और उसी वे से उन्होंने क्लासीफाई करके प्रॉपर वे से अरेंज किया है. तो इस वजह से क्या होता है, उसका काम इजी हो जाता है. तो उसने क्लासिफिकेशन किसके लिए किया था, सो दैट उसका जो काम है वो इजी हो सके. तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को भी उसी लिए क्लासीफाई करते हैं, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी. स्टडी को इजी बनाने के लिए आप सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं, टू सिंप्लीफाई और टू मेक्स आवर स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ईजियर. इसीलिए हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है. ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन. अभी सेकंड है, क्लासिफिकेशन तो करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया लगेगा, है ना. तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया उन्होंने लिया था वो लिए थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़. जो भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते थे उनको दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया था. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था लेवाइजर ने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर metallic properties. Metallic. So let me move towards our second point, that is early attempts at classification of elements. Elements को classify करने के लिए early attempts उन्होंने क्या लिए. तो इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ था कि लेवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, करीबन उस समय 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. उन एलिमेंट्स को उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बेस पर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था. अब कौन सी प्रॉपर्टीज़, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. आप सभी को पता होंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या. अगर कोई एलिमेंट आवाज़ करता है, आपने अगर उसको से हिट किया तो हिट करने के बाद में अगर वो आवाज़ करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सोनोरस. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. मेटल्स जो है वो हार्ड रहते हैं जनरली, नॉन मेटल्स जनरली ब्रिटल रहते हैं. मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई रहता है, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो रहते हैं. इस तरह से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कंसीडर करके इनिशियली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था. एक था मेटल्स, दूसरा था नॉन मेटल्स. ठीक है. इट वॉज डन बाय द साइंटिस्ट लेवाइजर. ओके. सो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वॉज ग्रुपिंग द नॉन एलिमेंट into two groups, that is called as metals and non metals. उसके बाद में आप देखो उसमें डिफेक्ट क्या था, मतलब डिफेक्ट मतलब उसका डिसएडवांटेज या फिर हम बोल सकते हैं डीमेरिट क्या था. उसका डीमेरिट ये था कि उन्होंने सिर्फ दो ही ग्रुप्स बनाए थे, मेटल और नॉन मेटल. मेटालॉइड्स, आपको पता है मेटालॉइड्स मतलब दोज एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ऐसे एलिमेंट्स का क्या, ऐसे एलिमेंट्स को लिए उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं बनाई थी
दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द लेवाइजर्स थियोरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद में अब उसने जो थ्योरी बताई थी वो तो फेल हो गई। उसके बाद में साइंटिस्ट का वो कंटिन्यू वर्क शुरू था। तो 1817 में सबसे पहले थ्योरी पुट की थी 1817 में। इट वाज गिवन बाय जॉन डॉबरनर। इट वाज गिवन बाय जॉन डॉबरनर एंड ही इज अ जर्मन साइंटिस्ट। ही इज अ जर्मन साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, डॉबरनर ने उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉबरनर क्लासिफाइड एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic masses into groups of 3 elements called as a triads। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। उसके बाद में जो 3 एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते थे ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उसको उन्होंने नाम दे दिया ट्राइड्स। क्या नाम रखा, ट्राइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, तो इसीलिए उनको उन्होंने ट्राइड बोल दिया। सेकंड ट्राइड उनका था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, और थर्ड ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस तरह से उन्होंने 3 ट्राइड्स रखे जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की सिमिलर रहेंगी, उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी कैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। तो उसी दौरान उनके ध्यान में आया द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of the atomic mass of the rest of the 2 elements। यहाँ पे आप देखो in each triad atomic mass of the middle element was approximately equal to average atomic mass of the other 2 elements। आप average atomic mass बोल सकते हैं या फिर mean बोल सकते हैं। It is approximately equal। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, approximately, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोला है उन्होंने क्या बोला है, the atomic mass of the middle element is the average at approximately equal to the एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द रेस्ट 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का करके देखते हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, लिथियम का कितना है 6.9, मतलब हम उसको 7 कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में पोटेशियम का कितना है 39, तो इनकी सम कितनी हो जाएगी हमारी 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कैसा है, कितना है 23। तो उन्होंने जो पुट किया था द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, उनका जो कहना था वो हमने यहाँ पे प्रूव करके देखा है। सिमिलरली आप सेकंड में घर पे करके देखिए, थर्ड ट्राइड में करके देखिए, आपके समझ में आएगा कि जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही है। दोनों इन तीनों ट्राइड्स में उनका जो लॉ है वो अप्लीकेबल होता है। ठीक है।
उसके बाद में उनके लॉ में सिर्फ ये तो हो गए उन्होंने जो बोला था। उसके बाद में मेरिट्स ये है कि उन्होंने एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टीज़ को भी कंसीडर किया है। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स मतलब उसके लिमिटेशंस क्या है? तो पहला लिमिटेशन ये है कि डॉबरनर ने जो ट्रायड रखे हैं उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड्स निकाले। ये 3 ही ट्रायड्स उन्होंने बताए। उसके अलावा जो एलिमेंट्स उस समय अवेलेबल थे उन एलिमेंट्स के लिए इनका जो कहना था वो अप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो उनका कहना अप्लीकेबल नहीं था मतलब दिस थ्योरी विल नॉट बी वैलिड फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इस तरह से इनका जो लॉ है वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद में सेकंड लॉ रखा न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट लॉ है आपका न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड इज़ एन इंग्लिश साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह से हमारे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं सा रे ग म प ध नि, ये कितने हो गए? 7। उसके बाद में हम फिर से क्या बोलते हैं? सा। मतलब एवरी 8th नोड पे हम जो फर्स्ट जो नोड है उसी को रिपीट करते हैं, है ना। तो न्यूलैंड ने भी सेम किया जैसे कि मैं अपने डॉबरनर ने किया था। दे क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने क्लासीफाई किया और उसको उन्होंने नाम दे दिया ऑक्टेव्स। क्या नाम दिया? ऑक्टेव। क्यों ऑक्टेव दिया? क्योंकि 8 का एक ग्रुप बना है, इसीलिए उन्होंने उनको कंसिडर किया ऑक्टेव। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है लाइक द नोट्स ऑफ द म्यूजिक, जैसे मैंने अभी बताया सा रे ग म प ध नि सा। सो इसका मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट and property of the every 8th element are similar. Property of first and every 8th element is similar to each other. अब ऐसा अरेंज करने के बाद में देखो उसने क्या पाया। He found that when elements were arranged in the increasing order of their atomic masses into octaves, then there was similarity of properties in every 8th element. हर 8th एलिमेंट में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसी थी? सिमिलर थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल। पहले उन्होंने म्यूज़िक के नोट्स दिखाए हैं, उसके बाद में एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद में लिथियम, देन बेरिलियम, देन बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद में उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है? सिमिलर है। जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एक के नीचे एक आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी है? सिमिलर। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। पहला लिमिटेशन देखो यहाँ पे, ऑल द नॉन एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज्ड इनटू ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स में मतलब जिस उस समय करीबन 56 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, तो सारे एलिमेंट्स को इस तरह जैसे उन्होंने बोला है उस तरह से अरेंज नहीं कर पाते थे। सेकंड देखो, सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वे आर प्लेस्ड इन द सेम रोज। जैसे कोबाल्ट और निकेल, ये हैलोजन नहीं है, फिर भी उनको हैलोजन में डाला हुआ है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके ग्रुप में उनको डाला गया है ना। तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया।
इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है फिर भी डाल दिया ताकि उसका लॉ सही बन जाए। उसके बाद में आयरन और कोबाल्ट दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सेम है, उसके बावजूद उन दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। दिस इज़ अगेन one of the drawback of this law. Iron having properties similar to cobalt and nickel are placed in the different groups. तो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉबैक्स देखे हैं। एक पहला ड्रॉबैक, हाँ उन्होंने ये भी बोला था न्यूलैंड ने कि 56 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स यूनिवर्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने सीधे बोल दिया था कि 56 एलिमेंट्स अवेलेबल है और ये पर्टिकुलर लॉ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज अगेन द ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने क्या देखा? न्यूलैंड हैज़ क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उसको उन्होंने बोला है ऑक्टेव्स। ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यह है एक्चुअल न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। On arranging elements in the increasing order of their atomic masses, every 8th element has similar properties to that of the first. उसके बाद में उसके ड्रॉबैक देखे हमने, that there is no place for those elements that discovered later in the Newland's table. Some elements with different properties are placed in the same group and some elements with similar properties are placed in the different group like iron, cobalt and nickel. So this is all about the Newland's law of octaves. Okay, so in next lecture we will study our next point, that is Mendeleev's periodic table. Okay, thank you so much. These will be studied in this unit, and when you will understand all these one, you can easily understand the rest of the 4 units. So let us start from, dear students, I am, hello dear friends. से उन्होंने उसको अरेंज किया है और उसी वे से उन्होंने क्लासिफाई करके प्रॉपर वे से अरेंज किया है। तो इस वजह से क्या होता है, उसका काम इजी हो जाता है। तो उसने क्लासिफिकेशन किसके लिए किया था? सो दैट उसका जो काम है वो इजी हो। Dear students, I am from Vidyasagar coaching classes. Will teach you the chemistry section of science from 10th CBSE. So, in your syllabus, you have to study 5 units. These will be studied in this unit, and when you will understand all these one, you can easily understand the rest of the 4 units. So, let us start from the first point, that is classification of. प्रॉपर वे से उन्होंने उसको अरेंज किया
वैसे उन्होंने क्लासिफाई करके प्रॉपर वैसे अरेंज किया है। तो इस वजह से क्या होता है, उसका काम इजी हो जाता है। तो उसने क्लासिफिकेशन किसके लिए किया था, सो दैट उसका जो काम है वो इजी हो सके। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को भी उसी लिए क्लासिफाई करते हैं, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी को इजी बनाने के लिए। अब सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं, टू सिंप्लीफाई और टू मेक्स आवर स्टडी